Good morning. Welcome at the online portal of PCC Pride Coaching Classes जौनपुर। IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, कंडेंसर का टॉपिक चल रहा था। लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कंडेंसर। इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन है, उससे थोड़ा सा कम सेकंड रैंक पे आता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस एस्टिमेट करना। तो कॉम्बिनेशन हम लोग कई तरह सीख चुके थे। पैरेलल और सीरीज तो बेसिक हैं, ये पैरेलल और सीरीज के अलावा उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के सर्किट और हो जाते हैं जो हिडन मोड में उपलब्ध रहते हैं। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन लोग कर लेते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज जब हिडन मोड में छिपे तौर पर आता है तो उसका थोड़ा सा टेक्निकल और अच्छा सवाल बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही। स्यूडो जंक्शन, स्यूडो कैपेसिटर और लाइन ऑफ सिमेट्री LOS, इन सब पर क्वेश्चन किए गए हैं। और कल तो सबसे लंबी हाई फाई इनफाइनाइट नेटवर्क जिसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर अटैच हो, लैडर सर्किट सीखा गया था। आज कुछ ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सबको दिखा दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन केवल दे रहे हैं, एक क्वेश्चन सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, थोड़ा सा ये जरूर ध्यान देना होता है, इसमें रटना नहीं, केवल दिमाग चलाना है। कहां से कहां तक के प्लॉटिंग करवा रहा है क्वेश्चन में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे A से B तक प्लॉटिंग करना है या P से Q तक प्लॉटिंग करना है, थोड़ा थोड़ा केवल फर्क रहेगा, विशेष अंतर नहीं है। प्लेटों से प्लेटों तक केवल प्लॉट कराना है तो थोड़ा सा उसका छोटा ग्राफ बनेगा। और इस टर्मिनल जो वायर निकाल के जो टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए जो लीड बनाए हैं, इन लीड के बीच में A और B के बीच में करना है तो थोड़ा सा कर्व बढ़ जाता है। अब यही समझना कैसे बढ़ता है। और एक खास बात और, कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी निगेटिव, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। एयर है, फिर एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। फिर एयर है, फिर यहां पर कोई तीसरा मीडियम है, ये मेटल है। अब मेटल में आयरन, सिल्वर, गोल्ड ऐसे नाम भी दे सकता है। मेटल कि मेटल की प्लेट ऐसे डाल दिया, बीच बीच में जहां कुछ नहीं है वहां पर एयर आप सपोज करेंगे। ए वाली प्लेट निगेटिव है, बी वाली प्लेट पॉजिटिव, तब इसका पोटेंशियल का जो कर्व बनेगा नीचे से उठता चला जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जैसे पहले बनता था वैसे भी रहेगा। अगर ए वाला पॉजिटिव हो बी वाला निगेटिव हो तो पोटेंशियल का कर्व नीचे से स्लोपर ऐसे डाउन होता चला जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। लीजिए, कल ये प्लेट पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, उसके लिए देखा गया। आज ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग एज फिगर, इफ K1 is greater than K2, then plot ER and VR curve फ्रॉम, दो क्वेश्चन इसमें, P to Q, दूसरा A to B। प्लेटों के बीच पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक प्लॉट करना है और ये
टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक प्लॉट करना है। या और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ए से क्यू तक। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस प्लेट पी से शुरू करिए और ये यहाँ बी तक जाइए ना। हम अंदर अंदर और बाहर बाहर के लिए दिखा दे रहे हैं, बाकी कोई उसी बीच फुट करिए पूछा जाता तो उसका जवाब आप दे लीजिएगा। यही छोटा सा क्वेश्चन नोट करिए इसको। पहला वाला प्लॉट करेंगे आप लोग, पी सी क्यू वाला। पहला क्वेश्चन है पी टू क्यू के लिए, यानी कुल छोटे मोटे कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 4। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस साथ ई आर और पोटेंशियल का डिस्टेंस साथ वी आर, 2 कर्व्स में प्लॉट करना है और 2 ही कर्व्स में प्लॉट करना है। छोटे छोटे 4 क्वेश्चन का कलेक्शन है। देखिए सोल्यूशन वहां दिखा रहे हैं। पहला P टू Q के लिए, P से Q तक के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनेगा। ये डिस्टेंस है, y एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड खूब आराम समझिए। और एक चीज आप जानते रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है कंडेंसर के लिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप दिमाग लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर डिस्टेंस r के साथ रिलेशन होता तो स्ट्रेट लाइन से बढ़ता घटता, लेकिन डिस्टेंस कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो इसका मतलब कांस्टेंट होता है, एक मीडियम में कांस्टेंट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, एयर में, क्योंकि k हट जाता है। और उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। और सबसे कम कहां होता है, मेटल में। 0 होता है, 0 माने एकदम बॉटम पे आ जाएंगे। तो देखिए पहले क्या मिला, P से Q तक, इस प्लेट से चले तो है यहां तक क्या मिला, एयर। एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो भी मैक्सिमम, देख रहे हैं, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां एयर है। एयर के बाद क्या मिला, K1। K1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, K1 वाले में। फिर क्या मिला, एयर। एयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसी हाइट पर ले आइए जितना एयर में दिखाए थे, ये फिर एयर हो गया। फिर एयर के बाद फिर क्या मिला, K2। अब K1 K2 में क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। लेकिन अब K1 के रिस्पेक्ट में बताइए, ज्यादा होगा, बहुत लोअर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। K1 के रिस्पेक्ट में K1 ग्रेटर है, K2 ग्रेटर है। K1 ग्रेटर है तो K1 वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा, K2 वाले में उससे ज्यादा होगा, क्योंकि K2 वैल्यू कम है ना। तो K1 के रिस्पेक्ट में इसका कर्व ऊंचा ही बनाएंगे, तो यहीं तक बनाइए। क्या हुआ, ये यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी ना, 10 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम, शुरुआत तो कुछ कुछ होगा। तो उसी मैक्सिमम वैल्यू की ही ऊंचाई शो कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ इसके रिस्पेक्ट में जब आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 माने एकदम प्लेट के पी के पास है, पी के पास है, तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम। एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हाइट पे शो की है, फिर जहां जहां एयर मिले, जैसे यहाँ भी एयर है ना, फिर उतनी ही हाइट पे शो करना है, माने ये वाली ऊंचाई मन में अपना मेंटेन रखना। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, घट गया। K2 वाले में ज्यादा होगा, K1 वाले में ज्यादा होगा, K2 वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि K2 वाले वैल्यू कम है ना। K नीचे डिवीजन है, जिसका K ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, K1 वाले में। K2 वाले में थोड़ा ज्यादा, K1 वाला यहां तक अगर सोचे तो इससे ज्यादा, ज्यादा माने ऊंचाई। ये किसके लिए है, K2 के लिए, ये से बना लीजिए। फिर K2 के बाद किसका नंबर है, फिर क्या आ रहा है, एयर। और एयर के लिए फिर से वही सेम हाइट, ये सेम हाइट एयर के लिए। एयर के बाद फिर किसका नंबर है, मेटल का। और मेटल में कितना, मेटल में कितना, 0। 0 मतलब एकदम डॉटेड ऐसे ले आए, एकदम बॉटम पे टच करा दी, ग्राउंड 0 मेटल के लिए। फिर क्या है, एयर है। एयर के लिए फिर उसी हाइट पर इतना जंप कर रहा है, कितना कर ऊपर नीचे ऐसे प्ले कर रहा है, समझ गए होंगे।
इतना टेक्निकल है कर। अब ये सब बातें इस तरह जो प्लाटिंग होती सब थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, शांत दिमाग वाले जरूर समझ जाते हैं। कूल माइंड से तो समझना है कि प्लेट से चले, यहाँ एयर था तो मैक्सिमम, फिर मीडियम आया तो डिक्रीज कर गया, फिर एयर आया सेम हाइट गेन किया, फिर मीडियम आया फिर डिक्रीज कर गया। लेकिन K1 और K2 में जिसका K ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जिसका K कम होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। K2 की वैल्यू कम थी, K2 वाले थोड़ा सा ऊपर कर दी, यही है। दूसरा सेकंड क्या है, सेकंड नहीं इसी में ये आर हो गया, वी आर कर्व। ये कौन सा कर्व था, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्क साथ, वी आर कर्व। आर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वी है, ये आपका ओरिजिन है। अब जरा समझिए, पहले पी प्लेट से क्यू प्लेट की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ चल रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा माने ओरिजिन से स्टार्ट कर नीचे से, और अगर यही पॉजिटिव होता तो ऊपर से स्टार्ट करते। कल वाला कर्व और आज वाले कर्व में डिफरेंस समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एकदम वैसे ही कर्व बनेगा, पोटेंशियल वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सजग होकर देख लेना, शुरुआत में एक बार देखना होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव माने पोटेंशियल बढ़ रहा है, पॉजिटिव माने ज्यादा, नेगेटिव माने कम। तो पी प्लेट के करीब पोटेंशियल सबसे कम होगा, उसको ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। फिर पी से यहां तक ये मीडियम है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ई इंटू आर या सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट के, ये ना। आप चाहे तो देख लीजिए, ई इंटू आर कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऊपर दिख ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में मैक्सिमम है तो उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई, जैसे डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे वैसे बढ़ता चला जाएगा। यानी एयर के लिए चलिए इतना हमने बनाया, ये एयर के लिए पहला पोर्शन, एयर के लिए। फिर यहां क्या आ गया, मीडियम आ गया, मीडियम में बढ़ेगा कि नहीं, मीडियम में भी बढ़ेगा, लेकिन K1 ज्यादा है थोड़ा कम बढ़ेगा, और कम बढ़ेगा माने लेस स्लो पर, थोड़ा सा इसका ढलान ये नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम कर दीजिए, ऐसे बढ़ाइए ऊपर ही ले जाइए लेकिन ढलान कम कर दीजिए। रुक जाइए, एयर में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, एयर के लिए स्लोप थोड़ा ऐसे ज्यादा उठाइए, इससे समझ में आया कहां ज्यादा, ये एयर के लिए। फिर ये K1 वाले में है, यहां एयर है, फिर एयर आ गया, एयर वाले में जितना स्लोपर था, जिस ओरिएंटेशन में उठा था, सही पूछे तो यहां एंगल नापना चाहिए, जैसे एंगल थीटा है, थीटा एंगल ऐसे डॉटेड बना के थीटा एंगल भेजिए, एयर वाले के लिए वही ओरिएंटेशन एयर वाला है, ये फिर एयर वाला है। फिर क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मिला, तो इसमें भी बढ़ेगा लेकिन थोड़ा K1 वाले ज्यादा बढ़ेगा, K1 वाले ज्यादा बढ़ेगा, एयर से कम रहेगा, K1 वाले ज्यादा बढ़ेगा, K1 थोड़ा सा ही घटाइए, ये आपके लिए K2 वाला, K1 वाला बहुत कम बढ़ा था और K2 वाला बढ़ा है, एयर वाला बढ़ता तो है, इसी चीज में ये एयर वाला बढ़ना हो गया, उससे थोड़ा सा कम कर देना है, लेस स्लो पर करना है, ये चीज।
फिर क्या आया, एयर, एयर वाले में सेम बढ़ेगा, ये एयर वाले में फिर वही है, ये एयर। एयर के बाद फिर क्या आया, एयर के बाद मेटल, मेटल वाले में पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जहां तक पहुंचा वहीं पे एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये मेटल हो गया। मेटल बाद फिर एयर आया, तो एयर वाले में जिस स्लोपर के साथ जिस ओरिएंटेशन जैसे उड़ रहा है तो इसे उड़ेगा, ये थोड़ा सा कर्व कठिन होता है, बहुत तेज और अच्छे बच्चे ही समझ पाते हैं इसको। फिर आप एयर के बाद फिर आगे प्लेट पर पी से क्यू तक का प्लाटिंग हो चुका है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े पोटेंशियल हर हाल में बढ़ेगा, लेकिन किसमें, किस मीडियम में ज्यादा बढ़ेगा, एयर में सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद जिसका डाइलेक्ट्रिक कम हो उसमें ज्यादा बढ़ता है, K2 वाले में ज्यादा बढ़ा है, K1 और K2 बताइए, दोनों में बढ़ा है, दोनों में बढ़ा है, ऊंचाई हर सब में गेन कर रहा है, लेकिन K1 में ज्यादा बढ़ा है कि K2 में ज्यादा बढ़ा है, K2 में ज्यादा बढ़ा है। तो एयर जब भी आता है जिस उड़ान से उड़ा था शुरुआत में वही वाला उड़ान उसको दीजिएगा, उतना ही एंगल बनाइएगा। एंगल कहां से, हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक किया जाता है। इतना टफ कर्व आपसे नहीं पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूर पूछा जाता है, उसको आप समझे रहिए मन में। अगर यही कर्व ए से बी तक प्लाट करना होता है, ए से बी माने ये जो टर्मिनल थोड़े थोड़े तार जुड़े हैं इनसे, तब क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक जीरो, थोड़ा सा कर्व शिफ्ट करके बनाना शुरू कर देते। सेकंड है ए टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व डिस्टेंस साथ प्लाट करने चल रहे हैं। ए से बी तक तार जुड़ा था, तार जुड़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहां तक आ गए ए टू बी। ये कहां आ गए हम लोग, वायर में। वायर बाद फिर प्लेट स्टार्ट है, प्लेट के बगल में क्या था, एयर, तो एयर के लिए मान ले रहे हैं यहां तक है इलेक्ट्रिक, एयर वाले में सबसे ज्यादा, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हवा में है। एयर के बाद क्या था, K1, K1 वाले में कम हो जाएगा, K1 बाद फिर एयर था, फिर सेम हाइट गेन करेगा। फिर एयर के बाद फिर क्या था, K2 वाले में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, K1 की तुलना में थोड़ा ज्यादा, माने K1 वाले सुपर बनाएंगे, क्योंकि K2 की वैल्यू कम थी, K1 ज्यादा था, जिसका डाइलेक्ट्रिक कम होगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। एयर का बिल्कुल ही कम होता है, 1 होता है तो उसमें सबसे ज्यादा, इतनी हाइट तक, इतनी हाइट तक। अब K2 बाद फिर कौन क्या था, एयर, एयर के लिए फिर से ज्यादा, एयर के लिए फिर ज्यादा। एयर के बाद फिर मेटल आ गया था, मेटल के लिए जीरो, एकदम तुरंत आ जाए बॉटम पर, एकदम जमीन पर आइए, ये है आपके लिए मेटल का सीन, मेटल। फिर मेटल के बाद फिर एयर था, फिर मैक्सिमम। अब गलती से कभी ये वर्टिकल वाला जो है केवल डाटेड है, केवल उसी के सीध मिलाया जा रहा है,
दिस करस्पॉन्डिंग पॉइंट को। अगर गलती से आपने गाढ़ी रेखा से डार्क लाइन खींच दी तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू को शो करने लगेगा। करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपका ओरिजिनल कर्व केवल गाढ़ा गाढ़ा ये वाला लाइन है बस। ये तो डॉटेड वाला उसी चीज में देख रहे हैं, जस्ट उसी के ऊपर है कि नहीं, जस्ट उसी के नीचे पड़ रहा है कि नहीं, उसी चेकिंग किया जा रहा है। फिर आ गया मेटल के बाद एयर, एयर पर से फिर से, और एयर के बाद फिर क्या आ गया, प्लेट है ना, ये दूसरा कर्व बन गया, दूसरा वाला हो गया। एयर के बाद फिर क्या है भाई, वायर है। एयर के बाद फिर प्लेट, वही प्लेट के बाद फिर वायर है ना, यहां से यहां तक वायर है, यहां तक कर बनेगा, यानी वही वाला कर थोड़ा सा शिफ्ट कर गया आगे। अब इससे टिपिकल, इससे स्टैंडर्ड कर्व हमारे पास नहीं। पोटेंशियल वाला आप लोग बना लीजिएगा। इसका पोटेंशियल वाले में क्या करना है, ए से बी तक पहले जमीन पर ऐसे लेटना है। शुरुआत में क्या करना है, वायर है ए से बी तक है, यहां से ये यही वाला कर्व है, यहां शुरू कर, यहां शुरू कर, यही वाला थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए बस। अब फिर लास्ट में एक और खींच दीजिए वायर के लिए, हो जाएगा कि नहीं। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, this with the resistance number 1 and this with the resistance number 2, this with the internal resistance small r and this with the EMF of the cell capital E, और इसकी कैपेसिटी C। ये सर्किट है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट charge stored on capacitor in equilibrium। संतुलन की दशा में आप कंडेंसर पर चार्ज का एस्टिमेशन करिए, कितना चार्ज स्टोर होगा। नोट करिए क्वेश्चन। तो चार्ज का क्या फार्मूला होता है, कुछ पता है आप। चार्ज फार्मूला होता है CV, Q इक्वल्स टू CV। सोल्यूशन देखिए, पहला काम ये करिए, पहले V बताइए कितना होगा। इस कंडेंसर के दोनों टर्मिनल के बीच, दोनों टांगों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कितना है, इसको चेक करने के लिए ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। V निकालना है ना, तो V इक्वल टू IR। तो पहले देखिए सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी।
अब करंट किस में फ्लो करेगी, R2 में फ्लो करेगी कि R1 में फ्लो करेगी, केवल R2 में। ये देख रहे हैं प्लेटें खुली हैं, सर्किट टूटा हुआ है, कंडेंसर जहां लगा होता है तो उसको सर्किट ब्रेकर की तरह हम लोग समझते हैं, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगी, ये इसी में करंट फ्लो करेगी। और इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यही वायर पकड़े चले जाइए, R2 के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लीजिए। आखिर कंडेंसर रजिस्टर ही बेकार है, किसी काम का नहीं है, ये समझिए पूरा पूरा तार जुड़ा है, R1 खाली आपको डराने के लिए लगाया गया है ना, सीडो रजिस्टर तरह है, ये प्योर वायर इस तरह काम करे। जो करंट फ्लो करती तब R1 अपना रुकावट डालता, कुछ अपना अवरोध करता। यानी पहला काम क्या करना है, इस नीचे वाले लूप में करंट कितना फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट फ्लो करती है, सपोज कर लीजिए आई फ्लो करेगी। आई क्या लिखेंगे, करंट, करंट का फार्मूला होता है नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस, ई नेट बाई आर नेट। नेट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बैटरी का या सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज में ही मेजर करते हैं, उसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है, इसको ई लिखा गया। और नेट रेजिस्टेंस कितना, इसका बैटरी के अंदर भी जो सोल्यूशन होता है, जो एसिड डाला जाता है, वो भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर और बाहर वाला कैपिटल आर है, कैपिटल आर नहीं R2 है, देख रहे हैं, ये हो गया करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही होगा जो R2 के सिरों पर होगा। तो आप R2 के क्रॉस निकाल लीजिए, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में जुड़ा है, अक्रॉस R2। अब R2 वाले में क्या लगा दें, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, आई और इंटू आर आपके लिए R2 बोले ही है, आई R2। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस आई R2। आई ऊपर लिखे हैं, ई हो गया बाई आर प्लस R2, और इंटू R2 है तो R2 ऊपर ही लगा दीजिए, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तब देरी किस बात की, Q इक्वल टू CV। नाउ चार्ज क्या होगा जी, चार्ज फार्मूला, कंडेंसर पर कितना चार्ज स्टोर होता है, कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इक्वल टू CE/R2 बाई स्मॉल r प्लस R2, यही इतना कूलम चार्ज स्टोर होगा। इसमें R1 सर्किट लगा लेकिन नहीं आता आंसर में, तारीफ की, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। लीजिए एक इसी पैटर्न पे एक सवाल और, एक बार फिर समझने का मौका मिले हम। इसका देखते हैं आंसर, आप लोग बता लेते हैं। R1 है,
आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ प्रेसिंग द की, माने सर्किट जोड़ने काफी देर बाद, या इन इक्विलिब्रियम, जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाए। कितने लोग आ गया ये वाला? ठीक, बताइए कितना है? बाई क्या? ठीक, माने यहां पर कौन बेकार है रजिस्टर आपके लिए? R2 और R3 बेकार है। कंडेंसर वाली ब्रांच जुड़ा रहेगा, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगी, तो रजिस्टर करंट ही फ्लो कराने में रोकता है, उसका काम खत्म। माने सीधा सीधा समझे, तार से जुड़ा है। आपके लिए करंट निकालना होगा, देखिए भाई गौर से, करंट के लिए क्या तरीका है? नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ बैटरी से कई दो होता तो E1 प्लस E2 कर देते, 3 होता तो E1 प्लस E2 प्लस E3, कैसे रहते E लिख दिया। और आर नेट कितना? एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस R1, ये R2 और R3 बेकार है क्योंकि बीच में कंडेंसर आ गया। स्मॉल r प्लस R1 क्यों ले लिखेंगे। ये हो गया आपके लिए I, और I आ गया तो V क्या होता है? ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। I लेकिन कौन सा R? ये इसी में करंट फ्लो करेगी। ये तो बीच में रास्ता टूटा है ना, कंडेंसर प्लेटें खुली हैं, करंट फ्लो करने के लिए R2 और R3 कोई रुकावट नहीं डालेगा, बेकार है। केवल यही इसी के क्रॉस निकाल लेना है। I ये है, मतलब E हो गया ER1 और बाई R प्लस R1। और जब आप V निकाल ही लिए हैं तो अब चार्ज क्या फार्मूला होता है? Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू, तो इसी में C और लगा दी है, ऊपर C लगा दीजिए। नाउ चार्ज होता है C इंटू V, माने इसी में C और लगा दीजिए, Q इक्वल टू C E R1 बाई R प्लस R। चलिए, काफी डर भय खत्म हुआ हम लोगों का, कुछ कुछ जानकारी बढ़ी। अब तक एक मोटी बात दिमाग में कॉन्सेप्ट रूप में तैयार हुआ कि जिस पाथ में कंडेंसर रहेगा उसमें जुड़े हुए सभी रजिस्टर यूजलेस होंगे। समझ में आ गया हो? इस बार का रिजल्ट मिला आप लोगों को? कितना कितना है सबका? पहला किसका है? कितना आया है जी प्रदीप? 419, 414 है। चार 464 पूरा पॉजिटिव में आ रहा था, बाकी निगेटिव वाला कैंसिल, निगेटिव वाला सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 464 आपका आ रहा था टोटल, फिर उसके बाद निगेटिव वाला देख लीजिए, अगर कुछ सुधार होना होगा तो हो जाएगा भी। कितना आया था जी तुम्हारा? 248। इस बार तीसरा रैंक है, दूसरा? दूसरा। तीसरे पर कौन है? पूजा आप हैं?
ठीक, ऐसे धीरे धीरे मेहनत करिए, जैसे करेंगे मेहनत वैसे आपका हौसला बढ़ेगा, तब और मेहनत होगी आपसे, जान लीजिए। ये पॉजिटिव अंदर ताकत मिलेगी। और प्रयास ये करिए, टारगेट ये बनाइए, रैंक में आ गए, रैंक में अब धीरे 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 एक बॉर्डर लाइन अपना मन में सोच लीजिए कि हमें 400 तक पहुंचना है, फिर 400 पे बैठकर हल्का सा स्टे करना, सुस्ताना, फिर उससे ऊपर उड़ान भरना है कि नहीं। जैसे टीजीटी में हमने कहा था, आप कितना था हिमांशु? आपका बैंक नेट नहीं दिया था आपका? हाँ, तो टीजीटी वाले में लगभग 197, 195, 150, 200 तक लोग पाते थे, उसी में रैंक डिसाइड हो जाती थी, उसी में उतने में रैंक बन जाता। लेकिन करिश्मा सिद्दीकी ने सबको क्रैक कर दिया, सबको तोड़ करके एकदम आ गई। 424 424 नंबर गेन किया है 500 में से, 424 बड़ा स्कोर। हमने कहा भी था कि भाई आप 400 ऊपर पहुंचिए। अब उसी में भाई सब कम पढ़ेंगे तो उसे कम में कोई ना कोई रैंक मिल ही जाएगी, है ना। एक जो हम डिसाइड करें नहीं इससे ऊपर पहुंचना, तो उसको भी आप छूइए, उसको टच करिए, उसके ऊपर आप निकलिए। अब 424 अगर आ गया तो इसी तरह हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते गए सिलेक्शन निकलते हैं। पूरे यूपी में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेक्चरशिप की, लेक्चरर बनने की सपना देख रहे हैं, सब में उनका स्थान एकदम फिक्स हो जाएगा। आपको अपनी एक सीट रिजर्व करना है। कितने लोग फाइट करें, उससे फाइटिंग से क्या मतलब है, लड़े भिड़े अपना सब जुटे रहे उसी भीड़ में। भीड़ से अलग करने के लिए अपने आप को बिल्कुल एकदम लगा दीजिए मेहनत में, उस लाइन में आ जाइए और सब संभव हो जाएगा भाई। खाली मेहनत ही तो करना है चुपचाप बैठ करके, और पढ़ाई वाले काम में खूब मजा भी आएगा। इस मेहनत से थकान नहीं बल्कि और आनंद आएगा और मानसिक संतुष्टि मिलेगी। उतना आपको मौज, उतना चीजें आपको बाहर से खा पी करके घूम टहल करके नहीं आएंगी, क्योंकि ब्रेन आपका एक्टिव है, समझदार भी है। जो आप समय घूमने टहलने में, मोबाइल फोन चलाने में, बातचीत करने में आप लगाएंगे, उससे हल्का हल्का चिंता भी होगा भाई आप टारगेट से भटक रहे हैं, आप मिसगाइड हो रहे हैं। अंदर अंदर खुद ही आपकी आत्मा ऐसे आपको बताएगी, समझाएगी। और वही चीज, सब चीज छोड़ करके चुपचाप बैठ पड़ेंगे तो आपको बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी, अच्छी वाली। तो पढ़िए, उससे कई तरह के फायदे हैं, चौतरफा फायदा है, फायदा ही फायदा है चारों तरफ से। चलिए देखिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, छोटे छड़ी कंडेंसर को कैसे चार्ज किया जाए। आपको कितना आया था भाई? नहीं दिए थे, टेस्ट ही नहीं दिए, तब बताइए क्या पढ़ने का मतलब रह गया? हो गया, टेस्ट दे देते तो हो सकता है जल्दी तबीयत ठीक हो जाती। जान लीजिए, घर पे थे ना मौजूद, टेस्ट देना चाहिए, नहीं तो इससे फोबिया होगा, भय मन में होगा, डर। कितना आया था? मैथ चेक हुआ था। देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कौन सी सर्किट है ये? CR, कैपेसिटर और रजिस्टर से निर्मित है ये, शुद्ध खोए और चीनी से बनी हुई सर्किट है। देख रहे नहीं, CR सर्किट है। सेल का EMF या वोल्टेज कितना है? V है, और ये कुंजी है। इस समय बताइए कोई चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं। जैसे कुंजी दबाएंगे सर्किट बंद होगी। जैसे कहा जाए कि सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज माने करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? सर्किट क्लोज मतलब जो टूटा हुआ है क्लोज कर दे, बंद कर दीजिए, रास्ता चालू ना।
तो अब करंट फ्लो करेगी। करंट तो नहीं कहना चाहिए था, थोड़ी सी भूल हो गई, लेकिन कह ही दिए तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, सर्किट ने से क्लोज कर दिया। इसमें क्या फ्लो करेगा? चार्ज। अगर रजिस्टर ही होता, कंडेंसर ना होता, तब हम लोग कहते करंट ना, जैसे ये कंडेंसर ना होता तो कहते हाँ करंट फ्लो करिए, आई शो करते। कंडेंसर लगा है तो इसमें चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो करता है बहुत कम समय के लिए, लगभग पूरा पूरा एकाएक चार्ज हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग करंट कहने से बचते हैं। लेकिन मैथमेटिकली आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर चार्ज फ्लो कर दिया तो फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट तो फ्लो करेगी ही करेगी, लेकिन एकाएक मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। लॉन्ग ड्यूरेशन इक्विलिब्रियम की जब बात किया जाता है तो हम लोग सपोज करते हैं नहीं करंट नहीं फ्लो करी है ना, करंट नहीं फ्लो करे। इसी बेसिस पर दो तीन सब हल्के फुल्के दो क्वेश्चन पहले देखे गए। चलिए अब यहां सारी बारीकियों सारी टूल टेक्निक को सीखना है आपको। तो ये चार्ज कितना होता है? चार्ज क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर होता है, टी बाई सी इंटू आर होता है, या ऐसे लिख दे रहे हैं सी वी इंटू, ये फार्मूला है, या Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ये फार्मूला है। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं कौन क्या है। आज पूछा जाए क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट ब्रैकेट बाहर वाला सी वी। आज पूछा जाए ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी, ये सब तो दिख रहा है। ये टाउ क्या है? आप कहीं वही सी आर हो। मीनिंग क्लियर है? वेयर क्यू नॉट है आपके लिए सी इंटू वी, सी इंटू वी कंडेंसर की कैपेसिटी और जितनी वोल्टेज बैटरी उसका सीधा सीधा प्रोडक्ट। इसको कहते हैं मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज, मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज। और ये कब शुभ घड़ी आती है? मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज कब होगा? जब समय काफी अधिक रहे, कुंजी दबाने काफी देर बाद, या मैथमेटिकली टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको कुछ चीजें भी बता दे रहे हैं टेक्निकल चीजें, जैसे ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, सही से बताइए, और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू, समझ गए? ये तीन चीजें मन में याद रखिए। ई की वैल्यू क्या होती है? केवल ई की वैल्यू, केवल ई की वैल्यू होती है 2.718। ई को एक्सपोनेंट कहते हैं, चार घातांक। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.718 होता है। 7 1 बचपन से होता आया है, बोलिए 7 1 कितना? 8, 2.718। ई की वैल्यू बोली जाती है 2 और 3 के बीच लाई करती है, 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है। एग्जैक्ट कितना? 2.718 होता है। ताकत साथ कहिए 2.71, कोई नहीं काटेगा बात, 718 होता ही। ये देखिए डेसिमल बाद 3 प्लेस तक सीख गए। और ई के ऑपरेशन से समझिए, ई पावर 0 है तो 1, ई पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी है तो, अगर टी की वैल्यू, चलिए यहीं से अगर टी की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख देते हैं, ई की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं? इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, बचा केवल ब्रैकेट 1। तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया? क्यू नॉट, और क्यू नॉट मतलब वही सीवी। तो सीवी जो क्यू नॉट चार्ज है वो कब अकर करता है? इन इक्विलिब्रियम, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ प्रेसिंग ऑफ की, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ कनेक्टिंग द सर्किट, सर्किट जोड़ने के, तार ऐंठने के, एकदम सर्किट बनाने के काफी देर बाद। ये मैथ की लैंग्वेज में इनफाइनाइट टाइम पकड़ करता है ना। मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज ब्रैकेट में ये लिख ले रहे तो और अच्छी बात है। और टाउ क्या है? टाउ किसके प्लेस पर आया है? नाम क्या है? बोलिए। टाइम कांस्टेंट। यूनिट क्या होगी इसकी? सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल टी। किसी जनरल टाइम टी पर
कंडेंसर के पास कितना चार्ज पहुंच चुका है, स्टोर्ड चार्ज एस्टिमेट करने का फार्मूला है क्यू नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। टी टाइम है, टाउ आपके लिए टाइम कांस्टेंट है, समय नीतांक या कालांक कहते हैं। ये तो हो गया, यही आप फार्मूला याद रखना है। एक चीज और, चार्जिंग करंट बताइए, चार्ज करते समय करंट के बारे में क्या ख्याल है, करंट कैसे एस्टिमेट करते हैं? करंट क्या होता है? फ्लो रेट ऑफ चार्ज, अभी अगले लेसन पढ़ा जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, इसी डिफरेंशिएशन कर डालिए। अब फाइनली जब डिफरेंशिएशन वगैरह कर खाली होंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए कितना, माइनस आई नॉट और इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। अरे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यू नॉट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, है ना, ये प्लस हो जाएगा जी, प्लस ही होता है, आई नॉट ही होता है, देख रहे हैं? तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट माने मैक्सिमम चार्ज है तो कांस्टेंट वैल्यू 0, और क्यू नॉट इंटू इसका करेंगे तो इसी का होगा अपना, और जो कुछ पहले पार्ट आएगा तो उसी समेट के आई नॉट कर दिया। जहां आई नॉट क्या है बोले, जैसे क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज था वैसे आई नॉट मैक्सिमम करंट है, और इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है भैया क्यू नॉट बाई टाउ, इसका नाम क्या है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट बोलते हैं। ग्राफ जरा देखिए, रिलेटेड ग्राफ्स, पहला चार्ज का टाइम के साथ, वाई एक्सिस के लॉन्ग चार्ज, टाइम के साथ चार्ज बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। चार्जिंग करने के लिए हेडिंग डाले हैं आप, जैसे कुंजी दबाएं धीरे धीरे चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, चार्ज बढ़ता है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, प्लेन की तरह उड़ा दीजिए, फिर एक फाइन वैल्यू गेन करने के बाद फिर अब चार्ज नहीं बढ़ेगा, इसी सीलिंग इसी आकाश के नीचे ही अपना प्लेन उड़ाएगा, ये टच नहीं करेगा। दिस बी द क्यू नॉट, चार्ज बढ़ता चला जाता लेकिन क्यू नॉट वैल्यू गेन नहीं कर पाता। क्यू नॉट वैल्यू कब गेन कर पाएगा, ब्रैकेट में लिखे इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट माने इसे पैरेलल दिखा दीजिए बस। दूसरा, करंट का टाइम के साथ प्लॉटिंग, करंट और टाइम का कर्व, करंट डायरेक्ट अगर ई पावर से मल्टीप्लाई होगा तो घटेगा, टाइम बढ़ने पर ई पावर ये माइनस टी बाई टाउ वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब करंट भी घटेगा। टाइम बढ़ने पर ई पावर माइनस टी बाई टाउ वैल्यू घटेगी, लेकिन एक माइनस लग गया तो ओवरऑल नेचर ही बदल गया, बढ़ेगा। जैसे हम लिखे हैं कि y इक्वल टू बताइए ई पावर एक्स, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, बढ़ेगा। इसका कर्व कैसे बनाएगा, ऐसे प्लेन तरह से हवाई जहाज उड़ा दीजिए। अब कोई कहे y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स है तब घटेगा, तब इसका कर्व है ऐसे ऊपर से नीचे से गिरा दीजिए, समझ गए? अब इसमें भी फेर बदल, y इक्वल टू ई पावर एक्स कैसा फंक्शन है, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन हम थोड़ा फेर बदल करते हैं, 1 माइनस ई पावर एक्स करते रहे तो अब कैसा, अब घटेगा। ई की पावर में अगर पॉजिटिव चीज है तो इंक्रीजिंग, ई की पावर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ये कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग,
और ये वाला, और ये वाला क्या होगा, इंक्रीजिंग के पहले माइनस लगा दिए तो y इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, बोले ई पावर माइनस 1 डिक्रीजिंग है, लेकिन उसके पहले एक नेगेटिव लग गया तो उसका स्वभाव बदल गया है। समझ गए? इंक्रीजिंग माने प्लेन को ऐसे उड़ाना है और डिक्रीजिंग माने प्लेन को ऐसे लैंड कराना है। ये भी टेक ऑफ कर रहा है, उड़ रहा है, फिर लैंड करेगा, नीचे उतरेगा। तो बताइए ये जो Q का एक्सप्रेशन लिखा गया है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। और जो करंट का एक्सप्रेशन लिखा गया वो डिक्रीजिंग, क्योंकि ई की पावर में नेगेटिव रहेगा तो उसका मतलब घटेगा ही घटेगा, लेकिन उसके पहले एक नेगेटिव लग गया तो फिर उसका बढ़ गया, इंक्रीजिंग हो गया। कैसा कर्व है ये? एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व है। और ये बताइए एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व होगा, यानी शुरुआत में करंट मैक्सिमम मिलेगी, बाद में घटती चली जाएगी। ऐसे टाइम वाली एक्सिस पैरेलल चले आइए, पैरेलल से दिखा दी। 60 में लिखते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग के लिए एरो नीचे कर दे रहे हैं, हाँ ऐसे चला के, यही समझ रहा है कि नहीं? अब अगला कर्व देखते हैं, अगला वाला देख लीजिए। डिस्चार्जिंग का, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के लिए सेल नहीं लगाना है, केवल फुल चार्ज कंडीशन, माने जब टाइम काउंटिंग 0 थी तो उसमें चार्ज कितना था, पूरा फुल चार्ज। जब टाइम t हो गया तो उसमें चार्ज घट करके q हो। जब टाइम काउंटिंग नहीं की जा रही तो उसमें कंडेंसर पूरा चार्ज था, फुल चार्ज, 10 कूलम 5 कूलम जो भी फुल चार्ज होना था उसमें। और जैसे ही स्विच ऑन किए, स्विच क्लोज किए, इसका चार्ज खत्म होना शुरू। आपकी बार चार्ज का फ्लो इधर दिखाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसी जनरल टाइम पर चार्ज कितना अभी बचा हुआ है उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं। रिमेनिंग चार्ज Q इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे। इंक्रीजिंग वाले में या चार्जिंग वाले में क्या था, 1 माइनस कर किया गया, यहाँ सीधे मीनिंग सबकी वही है। Q नॉट वही मैक्सिमम स्टोर चार्ज है, टाउ टाइम कांस्टेंट है, CR नोट कर लीजिए। अब करंट निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब चार्ज और टाइम का कर्व प्लॉट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग और करंट वाला भी डिक्रीजिंग। तो चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करंट शुरुआत में मैक्सिमम, बाद में घटती चली जाती है। चार्जिंग केस में भी है, शुरुआत में ज्यादा बहेगी, बाद में कम होती चली जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्चार्जिंग केस में शुरुआत में ज्यादा करंट, फिर धीरे धीरे 0। करंट का कर्व दोनों के लिए वही होता है। चार्जिंग कैसे चार्ज को बढ़ाना है, डिस्चार्जिंग कैसे चार्ज को घटाना है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल लास्ट अंतिम लेक्चर है, इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर कुछ सवाल हैं और सर्किट का कनेक्शन प्रॉपर दिखाया जाएगा। तो उसमें 2 कंडेंसर, 3 कंडेंसर, 4 कंडेंसर ऐसे लगे रहेंगे। किसी पर्टिकुलर कंडेंसर पर जिसका नाम लिया जाएगा उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा और दोनों के प्लेटों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, कल देखा जाएगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।